नमस्कार ज्योग्राफर्स। तो क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। ठीक है। हाँ, तो आज की इस कक्षा में थंबनेल देख के जान ही गए होंगे किस विषय पर अपन बात करने वाले हैं। फिर भी बताना कर्तव्य बन जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है भारत, प्रकृति द्वारा किस प्रकार के भारत का निर्माण किया गया था। प्राचीन काल में जब देश वगैरह नहीं चलते थे, बने नहीं थे, बनाए नहीं गए थे मानव के द्वारा, जब इस पर मानव का हस्तक्षेप नहीं था, उससे पहले भारत क्या था, कहाँ पे क्या चीजें थी, प्रकृति ने किस प्रकार से अपने भारत का निर्माण किया। ठीक है, विश्व के संदर्भ में भी अपन ये बातें करते हैं और करेंगे भी इन फ्यूचर। मगर आज की जो कक्षा है और अपना जो चल रहा है एनसीईआरटी के अंदर, 9th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसके अंदर अपना सेकंड अध्याय आता है भारत का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले अपन ये जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिक स्वरूप होता क्या है। ठीक है, समझना। प्रकृति द्वारा भिन्न भिन्न चीजें बनाई गई। भिन्न भिन्न चीजों से मतलब क्या है, भिन्न भिन्न चीजों से मतलब है, अगर आप कहीं पे घूमने निकलते हो, अगर आप उत्तर की तरफ जाओगे तो आपको पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पश्चिम की तरफ चले जाओ घूमते घूमते तो आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। और अगर थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, मन नहीं लगा यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आ गए तो आपको पठार देखने को मिल जाएंगे। तो ये है कि अगर अपन अपने भारत की बात करें, बाकी बात तो बात में करेंगे ना, मगर भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में जब अपन चर्चाएं करना शुरू करते हैं तो अपने को विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियां, प्रकृति द्वारा बनाए गए स्थल रूपों के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर की तरफ अपने पास विशाल मैदान है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो उस 3214 किलोमीटर के एरिया में ही अपने को कम से कम बहुत विविध प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिल जाती है। कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान, कहीं पे मरुस्थल। एक भारत के अंदर अपने को इतनी चीजें देखने को मिलती है। वही अपने भारत का भौतिक स्वरूप होता है। प्रकृति ने राज्य जिले नहीं बांटे, प्रकृति ने इनके आधार पर विभाजन किया था। भाई उत्तर में मैदान, उत्तर में पर्वत, फिर उससे नीचे मैदान, फिर पठार, इधर मरुस्थल। इस प्रकार से प्रकृति ने डिवाइडेशन किया है। यानी कि प्रकृति के द्वारा स्थल रूप का जो विभाजन किया गया है उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक स्वरूप कहते हैं। ठीक है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मानव का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है प्रकृति क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। प्रकृति ने बना दिया, उसने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो अपन राज्य जिले ये अपन ने बनाए हैं। ठीक है, प्रकृति ने ये नहीं बना के दिया था कि भाई यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है, इसके इधर जाओगे आपने को उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, नीचे की ओर आओगे मध्य प्रदेश, इधर इसके गुजरात है। ये प्रकृति ने नहीं बना के दिया, ये अपन मनुष्य ने, मानव ने बनाया है ना। थोड़ा सा लोभ में आगे, दिमाग लोभ ना, भाई यहाँ तक मेरी है, आगे मत आ जाना, निपैर काट दूंगा तेरे। तो समझो, इधर प्रकृति ने अपने पास इतनी चीजें दे दी। खनिज चाहिए, चल पठार से निकाल ले। ठीक है, अगर तेरे को गर्मी लग रही है, पर्वतों में चला जा घूमने। कृषि करनी है, मैदानों में आ जा। परिवहन चलाना है, मैदानों में आ जा। ठीक है, तो ऐसे प्रकृति ने अपने को विभाजित करके दिया है। अब मुख्य रूप से अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के अंदर अपन भौतिक स्वरूप के आधार पर अपन भारत को 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग है। पहला आता है अपने पास, इससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर ले, चलो पहले विभाजन देख लेते। पहले नंबर पे आता है अपने पास उत्तर के पर्वत या हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उत्तर के पर्वत, समझ रहे हो, उत्तर के पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत। दूसरा आता है अपने पास उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान, मैदान। ठीक है, ये लो जी उत्तर के मैदान हो गए। फिर अपने पास आता है मरुस्थल, जिसे अपन भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, भारतीय मरुस्थल। ये हो गया भारतीय मरुस्थल। 4 नंबर पे आता है अपने पास प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। 5 नंबर पे आता है अपने पास तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तटीय मैदान, ये भी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। और अंत में आता है अपने पास द्वीप समूह। क्या आता है, द्वीप समूह। ये लो आ गया द्वीप समूह। तो इस प्रकार से अपन अपने भारत को अगर भौतिक रूप से विभाजित करना चाहें तो इन 6 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। इन 6 प्रकार से अपन इनको विभाजित कर सकते हैं। पहला उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, आगे सुनो थोड़ी सी बात। जो हमारा जो उत्तर का पर्वत है और जो उत्तर का मैदान है, ये क्या है, नवीन स्थलाकृतियां हैं, यानी कि अभी बनी है नई।
ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, क्या है, नवीन स्थलाकृतियां है। उसमें भी खास बात क्या है, जो हमारा उत्तर के पर्वत है यानी कि हिमालय जो पर्वत है, वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये अपना क्या है, स्थिर भाग है। स्थिर भाग से तात्पर्य कि इसमें भूकंप वगैरह नहीं आता है। ठीक है, और जो हमारा उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये मिट्टी का प्रकार है जलोढ़। ठीक है, जो कि उपजाऊ मानी जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है, ये उपजाऊ है कृषि के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद अपन थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार की ओर आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्या कहा गया कि ये अपने भारत का सबसे पुराना भाग है। ठीक है, क्या है, सबसे प्राचीन भाग है, और ये भी स्थिर है। प्राचीन भाग है, और ये भी क्या कैसा है, स्थिर है, यानी कि इसको कोई हिला नहीं सकता। अब इसको आ गया भाई साहब अहंकार। क्या आ गया, अहंकार आ गया। हाल ही में कुछ भूकंप की घटनाएं घटी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर, यानी कि जो अपना भारत का जो दक्षिणी एरिया है, उसके अंदर कुछ भूकंप की घटनाएं घटी, और उसने इस चीज को चैलेंज कर दिया, इस तथ्य को गलत साबित कर दिया कि भाई तुम ये कह रहे थे ना, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, स्थिर भाग है भारत का, यानी कि इसके अंदर भूकंप वगैरह नहीं आते। तो ये ले देख, मैंने भूकंप से इसको हिला दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक भूकंप आता है 1967 के अंदर, 1967, कोयना महाराष्ट्र के अंदर, कोयना महाराष्ट्र। ठीक है, एक भूकंप आता है 2001 के अंदर, भुज गुजरात के अंदर। ठीक है, ऐसे ही और भी भूकंप है जिन्होंने इस तथ्य को गलत साबित कर दिया। एक लाइन आती है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन एवं स्थिर भाग माना जाता है। अब स्थिर भाग माना जाता है का हो गया क्या, स्थिर भाग माना जाता था। क्यों, क्योंकि भूकंप को इसने चैलेंज कर दिया इस चीज को कि भाई यहाँ पे भूकंप नहीं आते। अब भूकंप भाई साहब को लग गया बुरा, उसने कहा अच्छा जी मैं आ ही नहीं सकता, ये ले आ गया। और भाई साहब बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी इस भुज वाले क्षेत्र में। ठीक है, गुजरात का एक भुज क्षेत्र है, 2001 में भूकंप आया था जिससे जनहानि धनहानि दोनों हुई थी। ठीक है, ऐसे ही 1967 कोयना महाराष्ट्र में आया। ठीक है, तो ये इसका एक भ्रम था वो टूट गया। दूसरी बात सुनो इसके बारे में, जो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये मुख्य रूप से आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। आग्नेय, ठीक, शैल, और एक आती है रूपांतरित शैल, रूपांतरित शैलों से बना है। अब ये कौन सी नई चीज आ गई तो समझना, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय शैल से और रूपांतरित, इन दो शैलों से इसका निर्माण होता है। अब ये आग्नेय और रूपांतरित शैल क्या होती है समझना। शैल मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ठीक है, शैल घड़ी में डालने वाला शैल नहीं है, ये वो वाला शैल नहीं है, ये कोशिका वाला शैल भी नहीं है। समझना, तो कौन सा शैल है, अपना जो पर्वत होता है उसको अपन बोलते हैं शैल, रॉक। ठीक है, पर्वत को अपन बोलते हैं शैल। अब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है आग्नेय, कौन सा आता है, आग्नेय। ठीक है, दूसरा अपने पास आता है कौन सा, अवसादी। ठीक है, अवसादी, जी सर। और 3 नंबर जो आता है वो आता है रूपांतरित। कौन सा आता है, रूपांतरित। कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। अब इनकी क्या क्या बातें हैं, कैसे पता लगेगा कि ये रूपांतरित है, ये आग्नेय है और ये अवसादी है। देखना इधर, आग्नेय सेल। अब इसमें देखो आग्नेय, आग्नेय में आपको अग्नि दिख रही है ना, अग्नि, यानी कि कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, अग्नि से। और कैसे संबंध है समझना, इधर देखो आप, कहां पे देखोगे, अपने पास तो जगह ही नहीं बच रही अब। चलो नीचे देख लो आप, इधर देखो एक बार, ये क्या है, एक स्थल भाग है। क्या है अपना, पृथ्वी का स्थल भाग यानी कि जमीन है अपनी। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है एक ज्वालामुखी। क्या बना हुआ है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से क्या हो रहा है, विस्फोट। ठीक, यहां से क्या आ रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे आके जमा हो रहा है मैग्मा। हो रहा है नहीं हो रहा, अब मैग्मा बाहर आया तो क्या कहला है, लावा। लावा इधर जमा होने लगा है, होने लगा है, और होते 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 एक पर्वत का निर्माण करता है, एक शैल का निर्माण करता है, और इस शैल को क्या बोलते हैं अपन, आग्नेय शैल। समझे में आई बात, ज्वालामुखी से निकले लावा या मैग्मा से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो लावा है, मैग्मा है, वो दबाव के कारण बाहर निकलेगा। बाहर निकल के जब ये चारों तरफ फैलता है, इससे जिन पर्वतों का, जिन शैलों का निर्माण होता है,
उन शैलों को अपन क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अपन आग्नेय शैल। आई बात समझ में? जी सर, आ गई बात समझ में। आग्नेय शैल की बात हो गई, उसके बाद अपन चलते हैं किस पे, अवसादी शैल पे। अब अवसादी शैल क्या होती है इसको समझना। यहाँ पे मिट्टी थी, ठीक है, कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। अब हवा के कारण, पानी के कारण, ठीक है, माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वो हवा हो सकती है या फिर वो पानी हो सकता है, किसी भी माध्यम से यहां से उठकर वो इस स्थान पे जमा होने लगे। यहाँ जमा होते 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 होते, ठीक है, कई सालों की प्रक्रिया है, ये कोई एक दिन में नहीं बन रहे। होते 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 और किसका निर्माण होता है, एक पर्वत का निर्माण होता है, एक शैल का निर्माण होता है। और इस शैल को अपन क्या कहते हैं, अवसादी शैल, है ना। जब अपन ने नदियों वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, मगर अपन जब नदियां पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती है तो नीचे उतरते टाइम अपने साथ अवसाद लेके आती है। और उस अवसाद के कारण ही, अवसाद किस माध्यम से जा सकते हैं, हवा के माध्यम से उड़कर भी जा सकता है, पानी के माध्यम से बहकर भी जा सकता है। तो इसके कारण क्या है, ये यहाँ पे जमा होते होते और किन सेलों का निर्माण करता है, तो अवसाद से कौन सी सेल बनी, अवसाद से सेल बन गई सर अवसादी सेल। आई बात समझ में। अग्नि से कौन सी सेल, आग्नेय सेल। अग्नि कहां से आई, ज्वालामुखी के लावा और मैग्मा से आई, ठीक है। अवसादी सेल का निर्माण अवसाद से, अवसाद कहां से आया, नदियों द्वारा जो लाया गया था अवसाद, उसी से अवसादी सेलों का निर्माण हो गया, ठीक है। दो सेलें समझ में आई। चलो तीसरी देखो, रूपांतरित। रूपांतरित समझ रहे हो, रूपांतरित, जैसे मैंने इस मार्कर को हटाया, इसका रूप बदल दिया या और कुछ बना दिया मार्कर को हटा के, ठीक है, यानी कि मैंने इसका रूप परिवर्तन कर दिया। तो रूपांतरित शब्द को पढ़ो, रूपांतरित यानी कि रूप को बदलना, ठीक है। अब रूप किसका बदला जाएगा, तो रूप बदला जाएगा आग्नेय और अवसादी सेलों का। कैसे बदला जाएगा, जैसे यहां पे क्या है, आग्नेय सेल है, और यहां पे अपने कौन सी सेल है, अवसादी सेल है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब समय बीतता गया, ठीक है, अपन धीरे धीरे आगे फ्यूचर में चले जाते रहे, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में आगे बढ़ते रहे, तो तापमान भी बढ़ रहा है भाई, गर्मी तो पड़ ही रही है भाई, सही है कि नहीं, गर्मी तो पड़ रही है ना। अब ताप के कारण और धीरे धीरे दबाव के कारण क्या होने लगे, इनमें संपीड़न होने लगे। संपीड़न से तात्पर्य, आग्नेय सेल इतनी ऊंची थी, अब इस पे दबाव पड़ा, धीरे धीरे दबाव पड़ा और ताप भी लग रहा है साथ साथ में, ये घटकर इतनी आ गई, ठीक है, इतनी आ गई ये सेल, ठीक है। वहीं अपन इसको देखें, ये अवसादी सेल थी, इतनी थी, वही ताप और दाब लगा इसके, तो ये भी घटकर इतनी हो गई ना। यानी कि ताप और अधिक दबाव के कारण इनका रूप क्या हो गया, छोटा हो गया, अर्थात ये संपीड़ित, संपीड़न के कारण एक नई सेल बनती है और उस सेल को बोलते हैं अपन रूपांतरित सेल। ये बात समझ में आई बना। रूपांतरित सेल क्या होगी, आग्नेय और अवसादी सेलों पर अधिक ताप और दबाव के कारण किनका निर्माण होता है, तो रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। आई बात समझ। अब इनके एग्जाम्पल देखो, आग्नेय सेल का एग्जाम्पल आता है क्या, ग्रेनाइट। क्या आता है, ग्रेनाइट, ठीक, या फिर एक ले लो बेसाल्ट, बेसाल्ट, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, आग्नेय सेल के। अवसादी सेल का अगर आपसे उदाहरण पूछ ले तो बलुआ पत्थर, क्या लिखोगे, बलुआ पत्थर। वहीं अगर आपसे रूपांतरित सेल का उदाहरण पूछ ले तो अपना जो संगमरमर आता है, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर किसका उदाहरण है, संगमरमर किसका उदाहरण है, रूपांतरित सेल का। संगमरमर के अलावा आता है एक सलेट, ये भी किसका उदाहरण है, अपने रूपांतरित सेलों का, ठीक है। आग्नेय सेल के ग्रेनाइट और बेसाल्ट, अवसादी सेल का बलुआ पत्थर, और अपने रूपांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर और स्लेट, ठीक है। आई बात समझ में, सेलों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई ना, सेल क्या होती है, बस बस शब्द आ रखे थे यहाँ पे। प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, आग्नेय और रूपांतरित सेलों से। अब देख लो आग्नेय कौन सी सेल है और रूपांतरित कौन सी सेल है, ठीक है। यानी कि आग्नेय सेल निकली, आग्नेय सेलों पर क्या हुआ, ताप और दाब लगा, जिसके कारण ये किसमें कन्वर्ट हो गई, रूपांतरित सेलों में। इसलिए किसका निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय सेलों से और रूपांतरित सेलों से। यानी कि आग्नेय सेलों पर जब ताप और दाब लगा, उससे किसका निर्माण हो गया, रूपांतरित सेलों का निर्माण हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो क्या बताओगे, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित सेलों से होता है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, इसको तो साफ करते हैं। अब अपन पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है कौन सा है, उत्तर के पर्वत, या फिर अपन बोल सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या होता है हिमालय पर्वत, तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, जी सर रख लेंगे ये बात भी ध्यान, ठीक है।
चलो तो अच्छी बात अगर रखी लोगे तो देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है भी, श्रृंखला ये हो गया। पहली चीज भारत के उत्तर में स्थित है, क्या याद रखना है, भारत के उत्तर में, ठीक है, सबसे उत्तर में यही है, उत्तर में स्थित है। दूसरी चीज समझो, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है भाई। ये सबसे युवा भी है और वलित पर्वत भी है, युवा एवं वलित पर्वत, ठीक है, एवं वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है, जिसे अपन बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है, वलित पर्वत यानी कि अवसाद जो होता है उसमें फोल्ड पड़ने से, मोड़दार पर्वत भी से कहा जाता है ना, फोल्ड, जैसे ये अवसाद है इधर, अब इनमें क्या हुआ, इधर से भी दबाव लगा, इधर से भी दबाव लगा, अब दोनों ओर से जब दबाव लगेगा इसके अंदर तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा, ठीक है, यूं ऊपर उठने लग जाएगा, क्योंकि ये फोल्ड जो अवसाद था ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाएगा और धीरे धीरे ऐसे एक पर्वत का निर्माण होगा। तो ऐसे ही हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कैसे, इधर से आई एक प्लेट, कौन सी, अपने भारतीय प्लेट, इधर से आ रही है एक प्लेट, कौन सी, यूरेशियन प्लेट। अब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराएंगे, ठीक है, दोनों के अवसाद जब आपस में टकराएंगे तो वो क्या होंगे, दोनों ओर से दबाव है, टकराएंगी, पीछे नहीं जा रही दोनों, तो क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी। देखो एक बार इधर, इधर से आ रही है भारतीय प्लेट, ये आ गई, इधर से आ रही है यूरेशियन प्लेट, दोनों आती गई यूं टकरा गई आपस में। अब ना तो ये वाली इधर जाएगी ना ये वाली इधर जाएगी, दोनों टकरा रही है, दोनों दबाव लगा रही है। अब दबाव जैसे जैसे लगेगा तो ये क्या होंगी, धीरे 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 यूं ऊपर उठती हुई चली जाएंगी और किसका निर्माण होगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या ये अभी भी उठ रही है, तो हाँ ये अभी भी उठ रही है, देखो ये ऐसे चढ़ती जा रही है, जा रही है, जा रही है, हाँ ये गई, यानी कि अभी भी इनका निर्माण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हिमालय की अपन जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई पड़ते हैं 8848, 8848 मीटर, ये पहले थी मगर अभी हाल ही में मापा गया है तो इसकी ऊंचाई हो गई है 8850 मीटर, 8850 मीटर। कहीं ना कहीं अभी भी उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि 2 मीटर बढ़ गया, इसका मतलब अभी भी उसकी ऊंचाई में ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। युवा एवं वलित पर्वत है, इसकी जो लंबाई है, क्या औसत जो लंबाई है इसकी आती है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो जो इसकी चौड़ाई है, देखो समझो एक बार के लिए थोड़ी देर, चौड़ाई से पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं। मैं यहाँ पे भारत का रफ मैप बनाता हूँ ना, ये मैंने एक रफ मैप बनाया, समझो इधर, ये भारत का क्या है, एक रफ मैप है, ठीक है भाई। इसमें हमारा हिमालय पर्वत इस प्रकार से फैला हुआ है, ये अर्धचंद्राकार रूप में ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, अर्धचंद्राकार रूप में ऐसे अपना भारत फैला हुआ है। अब इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, तो लंबाई यहां से मापी जाएगी और यहां तक, तो इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी आ रही है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। मगर जो ये हिमालय है ये पश्चिम में क्या है, चौड़ा है, और अपन पूर्व की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता चला जाता है, संकरा होता चला जाता है, यानी कि यहाँ पे पूर्व में इसकी चौड़ाई कम मिलेगी और पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा मिलेगी। यानी कि पश्चिम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग अपने को 400 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी, 400 किलोमीटर। वहीं अगर अपन इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में मापना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी चौड़ाई घटकर कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो चौड़ाई में अपन क्या लिखेंगे, 400 किलोमीटर से कितना, 150 किलोमीटर तक, ये बात अपन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हिमालय को अपन तीन चार प्रकार से तो नहीं बोलेंगे, दो प्रकार से पढ़ते हैं। दो कौन कौन से प्रकार, एक तो अपन इसको पढ़ते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जो इसकी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, इधर से इधर जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, इस आधार पे भाई पहली पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली,
ऐसे पढ़ते अपन। दूसरा अपन पढ़ते हैं इसको नदियों के आधार पर विभाजन किया जाता है उसमें, यानी कि इधर से जैसे सिंधु नदी जा रही है, फिर इधर से सतलज जा रही है, फिर इधर से काली जा रही है, फिर तिस्ता जा रही है और फिर ब्रह्मपुत्र जा रही है। तो इन नदियों के बीच का हिमालय, फिर इन दोनों नदियों के बीच के हिमालय, फिर इन दोनों नदियों के बीच के हिमालय और फिर इन दोनों नदियों के बीच के हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से अपन हिमालय कितने भागों में पढ़ते हैं, कितने प्रकार से पढ़ते हैं, तो दो प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन से प्रकार, तो पहला प्रकार आता है पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पे, पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पे, ठीक है। और दूसरा आता है कौन सा, नदियों के आधार पे, यानी कि नदियों द्वारा विभाजन के आधार पे, नदियों के आधार पे। हो गए दो प्रकार, पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पे और नदियों के द्वारा विभाजन किए गए आधार पे अपन इसको पढ़ते हैं। अब पहला प्रकार देखते हैं अपन किसके आधार पे, पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पे हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है, तो अपन उस प्रकार की बात करते हैं। तो जब अपन देखते हैं कि हिमालय को पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है, तो अपने दिमाग में एक संख्या आती है, एक नंबर आता है 3। ठीक है, पहला आता है यहाँ पे महान हिमालय, दूसरे नंबर पर आता है लघु हिमालय और तीसरे नंबर पर आता है शिवालिक। देखो इधर कितने प्रकार से बांटा अपन ने हिमालय को, 3 प्रकार से। पहला आएगा महान हिमालय, कौन सा हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा लघु हिमालय और लास्ट में आता है शिवालिक, शिवालिक। ये इतने प्रकार से अपन किसको पढ़ते हैं, अपने हिमालय पर्वत को। ये तो विभाजन हो गए पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पे, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला इधर से आ रही है, ये ऊपर वाली कौन सी है, महान हिमालय की, उसके बाद वाली लघु हिमालय की, उसके बाद वाली शिवालिक की। तो ये तो अपन ने बांटा पश्चिम से पूर्व की ओर जो पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर जो विभाजन है उसके आधार पर अपन ने इस चीज को देखा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे किसको, नदियों के आधार पर जो विभाजन है उसको। अब पहले अपन इसको पढ़ते हैं। पहला अपना कौन सा आएगा, महान हिमालय। महान हिमालय के अंदर देखो थोड़ी सी बात, ये राम पड़ा महान हिमालय, ये लो, इसके बहुत सारे नाम है महान हिमालय के। एक इसको बृहत हिमालय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बृहत हिमालय। ठीक है, एक इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय। ठीक है, एक इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके कुछ नाम हो गए। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ना, औसत ऊंचाई इसकी लगभग 6000 मीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 6000 मीटर। यानी कि अपन एक बात तो ये कह सकते हैं श्योर होकर कि भारत की, यानी कि हिमालय की बोल दो, भारत की नहीं, हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां होंगी ना, शायद कहीं ना कहीं महान हिमालय में देखने को मिलेगी। और ये बात भी सही है, ठीक है, करेक्ट है, एकदम 100% सही है, क्योंकि भाई इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 6000 मीटर, यानी कि इससे ऊंची चोटियां भी इसमें है। तो जितनी भी ऊंची चोटियां मिलेंगी हिमालय की, वो सारी की सारी कहाँ मिलेगी, महान हिमालय में। कौन कौन सी चोटियां हैं देखो, जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो गई, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गई, गुरुला मंदाता हो गई, नंगा पर्वत हो गया, नामचा बरवा हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, आदि बहुत सारी जितनी भी चोटियां हैं वो सारी की सारी, नंदा देवी हो गया, कामेट पर्वत हो गया, ये सारी जितनी भी चोटियां हैं वो सारी किसमें मिलती है अपने को, महान हिमालय में देखने को मिलती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर बस यही बात है, और तो क्या ही ध्यान रखोगे। हाँ, एक ध्यान रख सकते हो, इसका जो निर्माण है, यानी कि इसका जो क्रोड है, वो क्रोड बना हुआ है किससे, ग्रेनाइट से। किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। अब ग्रेनाइट किसका उदाहरण, अभी अपन ने सेल में देखा, तो उदाहरण था वो किसका, आग्नेय सेल का उदाहरण था ग्रेनाइट, यानी कि इसका जो क्रोड है आग्नेय सेल, इससे बना हुआ है। ठीक है, और ऊपर से ये किससे ढका हुआ है, तो ऊपर से ये बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि सबसे भाई 6000 मीटर तक की ऊंचाई जा रही है, तो वहां पे ठंड भी ज्यादा होगी ना, और ठंड ज्यादा होगी तो बर्फ मिलेगी, बर्फ के बिना ठंड कैसे होगी। ठीक है, तो बर्फ से ढका हुआ है। और एक चीज इसमें यह है कि जितनी भी अपनी नदियां निकलती है हिमालय पर्वत से, लगभग 100 में से 95% नदियां कहां से निकलती है, हिमालय से, वो भी महान हिमालय से। ठीक है, अधिकांश नदियों का उद्गम केंद्र कौन है, तो वो है महान हिमालय। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ मिलती है, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे बर्फ पिघलती हुई आएगी तो एक धारा का रूप लेगी, और धारा के रूप में जब वो बहते हुए आएगी तो एक नदी का रूप ले लेगी। तो बस यही चीज है, जितनी भी नदियां निकलेंगी लगभग अधिकांश नदियां कहां से निकलती है, महान हिमालय से। इसका क्रोड किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का। ठीक है, नाम इसके बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। औसत ऊंचाई इसकी क्या है, 6000 मीटर। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट हो गई, गुरुला मंदाता हो गया, अन्नपूर्णा हो गई, नामचा बरुआ हो गई, ठीक है, नंगा पर्वत हो गया,
ठीक है। और तो क्या है, कामेट, नंदा देवी, ये सभी क्या है इसके अंदर आने वाली पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, नाम लिखूं मैं यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, गुरुला मंदाता, नामचा बरुआ, ठीक है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये पर्वत चोटियों के नाम है। कामेट पर्वत, ठीक है, कंचनजंगा, मकालू आदि चोटियां हो गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है महान हिमालय के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं कौन सा हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, यानी कि महान हिमालय के बाद में आता है लघु हिमालय। अब लघु हिमालय के अंदर देखना आप, इसके अंदर समझना चीजों को, देखो कौन सा है लघु हिमालय। अब इसके भी क्या है, बहुत सारे नाम है। कौन कौन से नाम है बताओ। तो इसे कहा जाता है एक तो निम्न हिमालय के नाम से, किस हिमालय के नाम से, निम्न हिमालय। एक इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक इसे लघु हिमालय के नाम से जाना ही जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, औसत ऊंचाई आती है इसकी 3700 मीटर से 4500 मीटर, यानी कि 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई इसकी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, इसके अंदर जो अपन ये कह सकते हैं कि जितनी भी घाटियां हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू कांगड़ा की घाटी, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की घाटियां, कुल्लू व कांगड़ा घाटी कहाँ पे स्थित है, जवाब आएगा लघु हिमालय के अंदर। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी ये स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर, और किसके अंतर्गत आती है, तो लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। यानी कि जितनी भी लगभग घाटियां सभी इसी के अंदर देखने को मिलती है। और इसकी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जैसे एक आती है अपनी महाभारत, महाभारत नेपाल के अंदर। दूसरी आती है पीर पंजाल, पीर पंजाल ये अपनी जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक लंबी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इसकी पीर पंजाल है लघु हिमालय की। ठीक है, एक आती है आपके मसूरी या फिर नाग टिब्बा, नाग टिब्बा ये अपने कहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड के अंदर है। ये इसकी कुछ महाभारत, ठीक है, महाभारत ये अपने नेपाल के अंदर, ये अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, ये अपने उत्तराखंड के अंदर। और एक आती है धौलाधर, 4 नंबर लिखो, एक आती है धौलाधर। ये कुछ इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। सबसे लंबी आपको ये ध्यान रखनी है, सर्वाधिक लंबी लिखूं यहाँ पे, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, पर्वत श्रृंखला। प्रश्न आएगा कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बताना है पीर पंजाल। ठीक है, निम्न में से प्रश्न आएगा, निम्न में से लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, फिर आएगा जैसे नामचा बरुआ, नंगा पर्वत, गुरुला मंदाता और धौलाधर, फिर आपको बताना होगा धौलाधर। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे उत्तर में अपना महान हिमालय, फिर उसके थोड़ा सा दक्षिण में आए अपन, फिर अपन को लघु हिमालय देखने को मिला, और अब सबसे बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैदान शुरू हो जाएंगे। तो सबसे दक्षिण में अपना जो आता है वो आता है शिवालिक, अंतिम श्रेणी शिवालिक। ठीक है, इसके कोई उपनाम नहीं है, बस ये मुलायम पर्वत, मुलायम पर्वत भी कहा जाता है, मुलायम पर्वत, क्योंकि सबसे मुलायम और सबसे क्या है, युवा है। हिमालय के अंदर भी सबसे युवा यही है, यानी कि सबसे जवान है। ठीक है, कच्चा पर्वत भी कहा जाता है, या कच्चा पहाड़ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कच्चा बादाम मत बोल देना, कच्चा पहाड़ किसे कहा जाता है, शिवालिक को। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई इसकी आती है 900 से 1100 मीटर तक। औसत चौड़ाई की बात कर लें, औसत चौड़ाई आती है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी औसत चौड़ाई होती है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये सबसे कच्चा है, अभी अपन ने देखा ना कच्चा पहाड़ भी कहा जाता है इसे, तो ये सबसे कच्चा पहाड़ है। ठीक है, कच्चा पहाड़ होने के कारण जितनी भी नदियां आती है, अब जैसे ये महान हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया, और ये शिवालिक हो गया। अब यहाँ से कोई नदी निकल रही है, यहाँ से होते हुए आ गई, और यहाँ से जब निकलती है तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा अवसाद कहाँ से लेके जाती है, शिवालिक से। अवसाद सबसे ज्यादा कहां से लेके जाती है, शिवालिक से, क्योंकि ये कच्चा है और नदियों का बहाव तेज होता है ऊपर से आती है। तो अब बहाव तेज होगा तो क्या होगा, यहां से सबसे ज्यादा अवसाद उठाती है,
और फिर मैदानों में लेके जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा अपर्दन किसका हो रहा है, अगर अपन देखें अप्रत्यक्ष रूप से, तो सर्वाधिक अपर्दन होता है अपने शिवालिक का। ठीक है, एक इसका सर्वाधिक अपर्दन होता है। अपर्दन देख ली क्यों क्यों हो रहा है इसका, क्योंकि ये कच्चा है। अब कच्चा है तो नदियां अवसाद के रूप में यहां से कंकड़ पत्थर मिट्टी सब कुछ उठाते हुए ले जाती है। अब ले जाएगी तो इसका अपर्दन हो रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, एक चीज समझो, ये अपना है लघु हिमालय और ये अपना है शिवालिक। ठीक, कौन सा है ये, लघु हिमालय। ठीक, और ये है शिवालिक। लघु हिमालय हो गया और ये हो गया शिवालिक। अब इसमें क्या समझना है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो ये लंबवत घाटियां दिख रही है आपको, इन घाटियों को बोला जाता है दून। क्या कहा जाता है, दून। ठीक है, इन घाटियों को, यानी कि लाइन ये बनेगी, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। दून से तात्पर्य जैसे कुछ अपन ने एग्जाम्पल देख ले अपन, जैसे देहरादून आए ना लास्ट में दून, कोटली दून, कोटली दून। ठीक है, पाटली दून, ये इसके क्या है, उदाहरण है। पाटली दून ये इसके एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन देखते हैं। अपन ने देखा महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक इत्यादि के बारे में देखा। इसी के साथ जो हमारा पर्वतों के आधार पे हिमालय का जो विभाजन था वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे नदियों के आधार पे जो विभाजन है, नदियों के आधार पे हिमालय का जो विभाजन है उसको देखते हैं। ठीक है भाई, एक बार इसको साफ करता हूं फिर दोबारा बनाएंगे अपन मैप। पर्वतों के आधार पर, पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर विभाजन देखा। पहला आता है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अब अपन देखते हैं किसके आधार पे, नदियों के आधार पे। देखो यहां पे मैं बनाता हूं भारत का एक रफ मैप। ठीक है, ये मैंने एक रफ मैप बना लिया। सही से नहीं बन रहा यार, ये लो। ठीक है, ये भारत का एक रफ मैप हो गया। पड़ गया ना, नहीं बना, अभी भी नहीं बना, दिमाग खराब करेगा भी। हाँ, ये देखो, ये अपना भारत का एक रफ मैप है। अब इसमें समझना किस प्रकार से अपन नदियों के आधार पे भारत को बांटते हैं। यहां से अपनी क्या है, एक सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, यूं जा रही है सिंधु नदी। उसके बाद एक नदी निकलती है सतलज नदी, वो इस प्रकार से जा रही है। फिर निकलती है एक नदी काली नदी, वो यूं आ रही है। फिर एक नदी और निकलती है, उसको बोलते हैं तिस्ता नदी, वो ऐसे आ रही है। और एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, पहली नदी कौन सी, सिंधु। दूसरी कौन सी, सतलज। तीसरी कौन सी, ये वाली, इसको यहां लिखता हूं मैं काली। ठीक, तीसरी कौन सी, तिस्ता। चौथी हो गई तिस्ता तो। और लास्ट में ये कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां निकली, सिंधु नदी, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। नदियों के आधार पर जब अपन हिमालय का विभाजन करते हैं तो चार प्रकार से होता है। चार प्रकार कौन कौन सा देखना, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय क्या कहा जाता है, यानी कि सिंधु नदी ये जा रही, सतलज नदी ये जा रही, इन दोनों के बीच जो ये हिमालय है, इस वाले हिमालय को कहा जाता है क्या, तो इसको बोलते हैं अपन पंजाब हिमालय। लिखना यहाँ पे सिंधु, ठीक है, प्लस सतलज नदी। सतलज नदी के बीच के हिमालय क्या कहेंगे अपन, पंजाब हिमालय भी बोलते हैं और कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कश्मीर हिमालय। आई बात समझ में, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय क्या कहा अपन ने, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट ये अपनी कौन सी नदी है, सतलज नदी है, और नीचे वाली कौन सी है, तो काली नदी। इन दोनों के बीच के हिमालय को अपन क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन कुमाऊं हिमालय। कौन सी नदी, सतलज प्लस काली नदी। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच की हिमालय क्या कहेंगे अपन, कुमाऊं हिमालय। आई बात समझ में, कुमाऊं हिमालय किसे कहते हैं, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे ये अपनी काली नदी है और ये अपनी तिस्ता नदी है, इन दोनों के बीच के जो हिमालय को अपन क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन नेपाल हिमालय। लिखो यहाँ पे काली प्लस तिस्ता, काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय क्या कहेंगे अपन, तो इसको अपन कहेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय तीन प्रकार हो गए। अंत में देखो, ये तो आ गई तिस्ता नदी और ये है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। अब इन दोनों के बीच के हिमालय को अपन क्या कहेंगे, तो इन दोनों के बीच के हिमालय को अपन कहते हैं असम हिमालय। कौन कौन सी नदी के बीच, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को अपन कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय आए समझ में, चार हिमालय कौन कौन से,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 नंबर का। ठीक है, सिंधु सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इतनी बात अपन ने कर ली, यानी कि पर्वतों के आधार पे अपन ने देखा, पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर अपन ने विभाजन देख लिया 4 प्रकार से। ठीक है, वो अपना 3 प्रकार से था, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये अपन ने देखा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये अपन ने 2 प्रकार से हिमालय को पढ़ लिया। ठीक है, यही अपने आता है। अब थोड़ा सा इधर समझो, आगे थोड़ी सी बात और करते हैं अपन। अब ये तो अपन ने देखा कि हिमालय का विस्तार कहां से था, कहां से कहां तक, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का विस्तार देखा था अभी अपन ने। ठीक है, अब देखो इधर थोड़ा सा इधर गौर करना। ये अपना क्या है, भारत है। ठीक है, भारत है ना। अब यहां से अपना क्या जा रहा था, हिमालय पर्वत। अपन ने अभी तक यहां तक ही तो पढ़ा है हिमालय को, ये यहां तक। ठीक है, अब यहां तक जाने के बाद क्या हुआ, हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ना शुरू करता है, यानी कि इधर मुड़ के आना शुरू कर, इधर अपने म्यांमार में चला जाता है कुछ भाग, और कुछ भाग अपने भारत के पूर्वी राज्यों में आके इधर आ जाना शुरू करता है। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर तक चला, उसके बाद दक्षिण की तरफ ये मोड़ लेकर नीचे पहाड़ियों में बट जाता है। इन पहाड़ियों को बोला जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। किनको, जो ये यहां से जो ये पहाड़ियां शुरू हो रही है यहां तक आ रही है, इन पहाड़ियों को अपन क्या कहते हैं, तो इन पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। आई बात समझ में, पूर्वांचल की पहाड़ियां किसका भाग है, ये हिमालय का भाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक अपन ने हिमालय को यहां से और यहां तक पढ़ा अभी तक। जब जो भी प्रकार अपन ने देखा, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, या फिर अपन ने देखा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, वो भी अपन ने यहां तक देखा था। उसके बाद जब नीचे की तरफ हिमालय का विस्तार आता है, जिसे अपन ने क्या कहा, पूर्वांचल की पहाड़ियां, वो अब अपन देखते हैं। तो अपना टॉपिक भी क्या होगा, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, या पूर्व की ओर स्थित पहाड़ियां या पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है, क्या होती है पूर्वांचल पहाड़ियां, देखना। इधर पहले अपना क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, फिर उसके बाद नागालैंड में है 1-2 पहाड़ियां, फिर अपने मणिपुर में और फिर मिजोरम में। ऐसे अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग पहाड़ियां हैं। तो पहला देखो, अपने अपने अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं। कैसे, पहले उससे पहले ध्यान रखना एक चीज आपको, कि जो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इनका निर्माण किनसे होता है, अवसादी शैलों से। किनसे होता है, अवसादी शैलों से इनका निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अवसादी शैलों से इनका निर्माण होता है। चलो, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो उन पहाड़ियों के नाम लिखना। एक आती है अभोर, कौन सी आती है, अभोर, डाफला, मिरी, पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये कुछ पहाड़ियां हैं जो कि कहां पे आती है, अपने अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अपन नागालैंड की बात करें, नागालैंड के अंदर, नागालैंड के अंदर जो पहाड़ी आती है उसका नाम भी क्या है, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। उसके बाद अपने हाँ, मणिपुर में आती है पहाड़ी, मणिपुर में जो पहाड़ी आती है उस पहाड़ी का नाम है लेमाटोल, लेमाटोल। ठीक है, लेमाटोल पहाड़ी। और लास्ट में मिजोरम के अंदर जो पहाड़ी आती है, मिजोरम के अंदर जो पहाड़ी आती है उस पहाड़ी का नाम है मिजो पहाड़ी। ठीक है, मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी को अपन लूसाई पहाड़ी भी कहते हैं, लूसाई पहाड़ी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, नीला पर्वत। अब अपन ने ये देखा कि कुछ भाग हिमालय का अपने म्यांमार में भी चला जाता है, तो म्यांमार में हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, म्यांमार में हिमालय का जो पार्ट जाता है, जो श्रृंखलाएं जाती है, उसको अपन कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, यह भी अपन ने देखा क्या, पूर्वांचल की पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है, तो बोलना मेरे साथ, अभोर, मिसमी, डाफला, मिरी, ठीक है, पटकाई बूम, ये पर्वत पहाड़ियां हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लेमाटोल की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी या फिर लूसाई की पहाड़ी, जिसे जिसकी सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई
ठीक है, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो अपने म्यांमार में हिमालय का जो भाग आ रहा है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला आ रही है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसका बताना है आप में, अराकान यूमा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हो गई अपने हिमालय पर्वत के बारे में बातें। ठीक है, लेकिन जो भी अपने उत्तर के पर्वत थे उन सबको अपन ने इस क्लास में पढ़ लिया। ठीक, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई संशय है, भाई ये चीज यार यहाँ पे नहीं समझ में, तो वो चीज आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन उत्तर के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई साथी है तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।